नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार हैं, उन बच्चों को कानून बना करके हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उसको नौकरी देने का काम करेंगे। जो 2 लाख नौकरियां आज खाली पड़ी है, पहले 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे। जो कोई नौजवान वंचित रह जाएगा नौकरी से, रोजगार से, उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान करेंगे। बसपा जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी भाई रणधीर बेनीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री, आपके भावी विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज की इस कैलायत विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रैली में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने सारी बातें बहुत खुल करके करी कि देश में, प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से जो 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का राज रहा और 10 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में सत्ता पे काबिज है, किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इन 10 सालों में अगर मेरे से पहले जिन साथियों ने चर्चा करी थी उन्हीं बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी काफी समय से बैठे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे आपके सामने किए थे। देश का हर नागरिक जब कांग्रेस पार्टी को देश से, सत्ता से बाहर कर रहा था और मोदी जी जैसे देश के अन्य अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों से बात कर रहे थे, वायदे कर रहे थे, हर आदमी ये मान के चलता था कि मोदी जो वायदे आज हमारे साथ कर रहे हैं, अगर ये सारे वायदे पूरे हो गए तो देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाएगा। लेकिन साथियों, वायदे पूरे करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री ने इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी और परेशान हो गया। वायदा तो किया था 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। कांग्रेस के लंबे समय में जो इस देश में लूट करके पैसा विदेश के बैंकों में जमा कराया वो वापिस लाएंगे और वापिस ला करके हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। नौजवान पीढ़ी के बच्चों के साथ वायदा किया तो और कहा था हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को देश में नौकरी और रोजगार देंगे।
वायदा किया था माताओं और बहनों के साथ कि हमारी सरकार बनने के बाद हर घर में गैस का कनेक्शन मुफ्त में देंगे, गैस का सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। किसान का वोट कैसे मिले उसको प्रभावित करने के लिए कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे और ये भी कह दिया था कि 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। हैरानी की बात है, जो बातें कही थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं करी। उल्टा कैसे परेशान हो लोग, इसके लिए इस किस्म के कानून बनाए थे कि लोगों को 13 महीने तक कृषि के जब 3 काले कानून बनाए तो 13 महीने तक लगातार किसान को, अपने बच्चों को, अपने खेत को, घर को, परिवार को, सबको छोड़ करके कैसे तीनों काले कानून खत्म हो, उसके लिए 13 महीने आंदोलन चलाना पड़ा था। मैं उस आंदोलन का हिस्सा था, मैं जाता था, देखता था। 80-80 वर्ष के बुजुर्ग उस आंदोलन में बैठे थे। कोरोना की महामारी थी। मैं जब उन बुजुर्गों से मिलता था, उनसे बात करता था, उनके साथ जब छोटे छोटे 5-5, 7-7 वर्ष के बच्चे थे, मैंने जब उनसे कहा कि कोरोना की महामारी है, कहीं अगर ये कोरोना स्प्रेड कर गई, ज्यादा फैल गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इन बच्चों को कम से कम घर भेजने का काम करें। बुजुर्ग कहने लगे कि कोरोना से तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता नहीं, अगर ये 3 काले कानून बना दिए तो जिस जमीन के हम मालिक है, इस जमीन से बेदखल हो जाएंगे। हमें अपने ही खेतों के अंदर मजदूर बनकर काम करने पे मजबूर होना पड़ जाएगा। हम जान दे देंगे लेकिन तब तक घर की वापसी नहीं करेंगे जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आ गया था जब मैं किसानों के बीच में हजारों साथियों को लेकर के टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचा तो टीकरी के बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता थे, उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते, कोई बड़ा फैसला करते जिससे किसान आंदोलन को ताकत मिलती, सरकार को मजबूर होना पड़ता। मैंने कहा मैं आपकी मंशा को समझता हूं, आप निश्चिंत रहें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है। जहां आपकी सोच है कि हम आपके साथ कोई बड़ा निर्णय लेकर के इस लड़ाई में आगे बढ़े, मैंने प्रेस के लोगों से बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक तीनों काले कानून या तो वापस हो जाएंगे और 26 जनवरी को तीनों काले कानून अगर वापस नहीं हुए तो 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के बैठ करके इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री से सब उम्मीद करते थे कोई बड़ा फैसला करेगा। बड़ा फैसला करने की बजाय किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये कह करके किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया कि जो तिरंगा यात्रा लेकर के किसान दिल्ली में ट्रैक्टर पे बैठ करके आया, पहले दिल्ली के लोगों में भय पैदा करने के लिए कही गई बात, पहले ये कहा कि किसान ट्रैक्टर पे बैठ करके आएगा, दिल्ली को लूट करके लेकर के चला जाएगा। लेकिन जब दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टर लेकर के गया
तो दिल्ली के लोगों ने फूलमालाओं के साथ उस ट्रैक्टर यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह मिठाइयां बांटी, लंगर लगाए। जब स्वागत के बारे में प्रधानमंत्री को पता चला तो शाम होते होते कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मीडिया में कहा गया कि लाल किले पे उग्रवादी आए, किसान के साथ बैठ करके खालिस्तानी आए और तिरंगे का अपमान कर दिया, तिरंगे के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। इस तरह की अफवाह जब फैलाई गई, लोगों में इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता बन गई थी। ये डर और भय हो गया था कि आंदोलन टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए। मुझे अनेक कांग्रेस के, भाजपा के नेताओं के फोन आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला, आप ये गलती मत कर लेना, आंदोलन आज रात को समाप्त हो जाएगा। जो मुझे टेलीफोन कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर आप सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आप लोगों को भी मेरे साथ विधानसभा में चल करके अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा देंगे तो किसान आंदोलन मजबूत हो जाएगा और किसान के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे। साथियों, उनमें से किसी एक ने भी हिम्मत नहीं जुटाई और मैंने 27 तारीख को ट्रैक्टर पे बैठ करके विधानसभा में जाकर के विधायक के पद से इस्तीफा दे करके टिकरी के बॉर्डर पे चला गया। काले कानून बना करके परेशान किया। उसके साथ साथ देश के अंदर महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले करके लूटने का काम किया। धान का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, रजिस्ट्री का घोटाला किया, खाद्यान्न का घोटाला किया। कोरोना काल के अंदर सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपए डकार गए। पेपर लीक घोटाला करके हमारे नौजवानों को लूटने का काम किया। अनेक इस किस्म के फैसले लिए जिससे आम आदमी परेशान हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन किसी ना किसी जिले के अंदर किसी ना किसी व्यापारी को जाकर के धमकी दे करके उससे फिरौती ना मांगी जाती हो। अगर कोई व्यापारी इस बात का विरोध करे तो पुलिस के साये में बदमाश किस्म के लोग आते हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण है। वो आकर के सरेआम उनके प्रतिष्ठानों पे गोलियां चला करके, डरा करके, धमका करके पैसा लूट करके ले जाने का काम करते हैं। आज जहां महंगाई बढ़ी है, जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, जहां कानून व्यवस्था खत्म हुई है, वहीं साथियों उसके साथ साथ मेरे से पहले माजरा जी बता रहे थे कि किस तरह से नौजवान बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से अपनी जमीनें बेच बेच करके अपना घर बार परिवार छोड़ करके विदेश को पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ कैसे फिर भाजपा सत्ता में आए, इसके लिए साथियों आज अपने फैसले बदल रहे हैं। आज नए नए वायदे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के झूठे वायदे करने का काम करती है। आज हरियाणा प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। वहीं साथियों 5-4 दिन और इंतजार करो, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं कांग्रेस के अंदर इतनी बड़ी भगदड़ मचेगी कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात का खबाव ले रहे हैं
कि हमें बिना मांगे वोट मिले थे। हम आज भी बिना मांगे वोट लेकर के हरियाणा प्रदेश में सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। उस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रेस के साथी जो बैठे हैं, ये सब ये लिखने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में भगदड़ है, भाजपा को लोग सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है जो सत्ता की तरफ बढ़ने का काम कर रही है। आज जिस बड़ी संख्या में आप आए हो, आपने इस बात पे मोहर लगाई है, साबित कर दिया कि कैलायत विधानसभा क्षेत्र की सीट पे बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामपाल माजरा को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। जहां साथियों आप माजरा साहब को जिताओगे, मैं सरसा जिला में 2 दिन से लगातार अलग अलग गांव में लोगों से मिलकर के आया हूं। पांचों की पांचों सीट सरसा जिला की बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। इस किस्म के हालात पैदा होंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, और जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनाने के अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली पार्टी जब बनेगी, तो आप चिंता मत करना, हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हम आपकी सरकार बना करके आपको देने का काम करेंगे। आज साथियों, सरकार बनाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए भाजपा अपनी तरफ से अलग अलग वायदे करने का काम कर रही है। आज नौकरी और रोजगार की बात करके युवा को प्रभावित करना चाहते हैं। आज कहीं साथियों पिछली सरकार के किए हुए निर्णयों को बदल करके लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोगों के बीच में जब जाता है, कहता है मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, 6,000 रुपया कर दूंगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है 100 गज का प्लाट दूंगा, पक्का मकान बना दूंगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदा करता है 2 लाख नौकरियां लगा दूंगा। अनेक इस तरह के वायदे करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथियों, उससे पूछना, उन कांग्रेस के लोगों से पूछना जो इस तरह की बातें कह करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि 10 साल तुम्हारा राज था, उस 10 साल के कार्यकाल के अंदर आपको किसने रोका था पेंशन बढ़ाने से? उस 10 साल में एक नया पैसा पेंशन का नहीं बढ़ाया था, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी आपको। उस 10 साल में रोजगार के अंदर भेदभाव किया गया, केवल रोहतक के बच्चों को रोजगार और नौकरी दी गई। आपके जींद के, कैथल के, हिसार के, सरसा के, कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव करके कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को रोजगार से वंचित करने का काम किया। अनेक इस तरह की चीजें हमारे बीच में कांग्रेस के राज में हुई, जिससे लोगों ने परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करके भाजपा को सत्ता सौंपने का काम किया था। एक उम्मीद थी भाजपा से, भाजपा भी अपनी उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। आज हर व्यक्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन को याद करता है। आज हर व्यक्ति कहता है हम नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। साथियों, अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार आपने बनाई, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कभी भी कोई भी वायदा चौधरी देवीलाल ने आपके बीच में किया, जब कभी भी कोई वायदा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके बीच में किया, जो भी वायदे किए उन सब वायदों को पहली कलम से पूरा करने का काम किया था। आपको याद होगा, समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में सन 1987 में हो रहा था और चौधरी देवीलाल ने कहा था कि बूढ़ों मर मत जाना, 100 रुपये पेंशन करूंगा। गरीब लोगों से कहा था अब आपको आपकी बेटी की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। जो किसान आया हुआ था, मजदूर आया हुआ था, छोटा दुकानदार आया हुआ था, उसको कहा था तेरी चिंता का मुझे फिक्र है, आप बेफिक्र हो जाओ, 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। चौधरी बंसीलाल ने कहा था
चौधरी देवीलाल बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, सरकारी खजाने से पैसा दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा चिंता की बात नहीं है, जैसे ही सत्ता सौंपोगे पहली कलम के साथ आपसे किए हुए वायदों को पूरा करूंगा। और सरकार बनने के बाद सबसे पहले पहली कैबिनेट की मीटिंग में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा लिख करके लेकर के आओ कि 100 रुपया बुजुर्गों की पेंशन, नीचे लिखो 10,000 के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपये गरीब की बेटी के कन्यादान के। वो तीनों चीज लिख करके लाई गई और चौधरी देवीलाल ने नीचे दस्तखत कर दिया देवीलाल, और उसी दिन से कानून बना दिया गया था। आज फिर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा के दौरान बड़े नजदीक से जाकर के देखा था कि लोगों के सामने क्या क्या परेशानियां हैं। हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, लोगों ने अगर हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा किया, सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद हम लोगों के बीच में आज जो दिक्कत और कठिनाई है उसको दूर करने के लिए खुल करके उनको बता करके आएंगे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर मेरी बात पे भरोसा है तो एक बार जोर से बोल के बताओ कि भरोसा है। अगर आप भरोसा करोगे और सरकार बनाओगे तो साथियों, हमने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बैठ करके फैसला लिया है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले चौधरी देवीलाल की जो सम्मान पेंशन 100 रुपया दी थी 35 वर्ष पहले, हम उस पेंशन को बढ़ाएंगे। 7500 रुपया बुजुर्ग की पेंशन मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहां पेंशन बढ़ाएंगे वहीं उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो आज बेरोजगार हैं, उन बच्चों को कानून बना करके हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, उसको नौकरी देने का काम करेंगे। जो 2 लाख नौकरियां आज खाली पड़ी है, पहले 6 महीने में उनको भरने का काम करेंगे। जो कोई नौजवान वंचित रह जाएगा नौकरी से, रोजगार से, उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान करेंगे। वहीं साथियों, हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, इनको मोदी जी ने कहा था कि आपके घर में गैस का कनेक्शन फ्री में कर देंगे, और ये भी वायदा किया था कि गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे देंगे, महंगाई पे रोक लगा देंगे। महंगाई कम करने की बजाय महंगाई बढ़ा दी। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 1200 रुपये का कर दिया। माताएं और बहनें, सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। आपका प्रतिशत 50% हिस्सा आपका भी है। अगर आप सारी मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाओगी, तो फिर आपको एक वायदा करता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त में देंगे, वहीं 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में उसकी रसोई बढ़िया चले, उसको पैसा ना मांगना पड़े, उसके भी देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मुफ्त में पानी मुहैया कराएंगे। और उसके साथ आज जो बिजली के बिलों से तुम परेशान हो, मैं जब यात्रा पे गया था, लोग शिकायत करते थे कि बिजली बहुत महंगी हो रखी है, बिल बहुत ज्यादा आता है। मैंने उस वक्त फैसला किया था कि मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवाऊंगा। और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, तो सरकार बनने के बाद मुफ्त में बिजली देने का भी काम करेंगे। वहीं साथियों, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, कहीं भी जाकर के पढ़ सके, उनको इस बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि तेरी शिक्षा पे कितना खर्च आ रहा है। सारा का सारा खर्च सरकार बनने के बाद सरकार मुहैया कराने का काम करेगी। वहीं हैरानी की बात है, आजकल एक नई बात चल रही है। कोई कहता है आयुष्मान के तहत 10 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज कराएंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक मुफ्त में इलाज करा देंगे। हमारा अपना खजाना है,
हमारा अपना पैसा है, हम टैक्स के रूप में पैसा दे करके हरियाणा के खजाने को भरने का काम करते हैं। हमारा फैसला है कि परमात्मा ना करे कोई बुजुर्ग हमारे घर में बीमार हो, किसी माँ बहन बच्चे को तकलीफ हो जाए, हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं हरियाणा स्वस्थ रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे इंग्लैंड में जाकर के इलाज करा लेना, वो भी मुफ्त में होगा, सारा पैसा सरकार देने का काम करेगी। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जिसको लेकर के लंबे समय तक रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पे है, मैं उन्हें विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। जिस स्कीम को कांग्रेस ने बंद किया था, हम उस स्कीम को फिर से लागू करेंगे, चालू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम बनाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज स्थायी नौकरी नहीं है, आज नौकरी के नाम के ऊपर लूट मची हुई है, जहां स्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनवाड़ी की वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का कर्मचारी जो आज भी रोजाना सड़कों पे रहता है, जिससे हर पार्टी ने वायदा किया और वायदा पूरा करने के बजाय आंदोलन करने पे मजबूर करते हैं। मैं उन साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को, सफाई के कर्मचारी को पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे और 100 गज के प्लाट के साथ चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देने का काम करेंगे। वही साथियों, लोग आज सबसे ज्यादा अगर दुखी है, परेशान है, तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में रोज नए नए पोर्टल बनाए जाते थे। आप रोजाना पोर्टल के चक्कर में मंडियों के चक्कर काटते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पोर्टल से परेशान हो कि नहीं हो? पोर्टल से दुखी हो कि नहीं हो? पोर्टल से दुखी हो, सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद ये सारे पोर्टल खत्म कर दूंगा। केवल एक चीज रहेगी, हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले जैसे राशन कार्ड के ऊपर सारी सुविधाएं मिलती थी, फिर से राशन कार्ड बनाएंगे और सारी सुविधाएं आपको देने का काम करेंगे। वहीं साथियों, उसके साथ साथ अपनी राजधानी बनाएंगे, अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। और माताओं बहनों से एक बात और कहना चाहता हूं, जब मैं यात्रा पे था, सावन का महीना था, नरवाना के इलाके में घूम रहा था, गांव गांव जा रहा था, मैंने देखा माताएं और बहनें कहीं जोड़ के दरख्त की छांव के नीचे बैठ करके भजन कर रही थी, कहीं किसी दरवाजे में बैठ करके भजन कर रही थी। मैं जब उनसे मिलता था, पूछता था कि आपके लिए कोई सही जगह नहीं है? कहने लगी कोई जगह नहीं है। मैंने कहा आप चिंता मत करना, सरकार बना देना, सबके लिए सत्संग भवन बना करके दूंगा। जैसे हरिजन चौपाल बनी, जैसे बैकवर्ड की चौपाल बनी, उसी तरह माताओं और बहनों को भजन कीर्तन करने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हर गांव के अंदर एयर कंडीशनर कमरे के साथ सत्संग भवन बना करके देने का काम करेंगे। ये सारी बातें तब संभव है साथियों, जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के, और आज से ही अगले 5 तारीख तक, जब तक वोट नहीं पड़ जाए, एक एक मतदाता के पास जाकर के सारी बात बताएं और मतदाताओं का दिल जीतने का काम करें, भरोसा जीतने का काम करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात हमेशा कहते थे कि साथियों, सरकार जो है मांगने से नहीं मिला करती। अगर सत्ता आपने बनानी है तो फिर सत्ता को छीनना पड़ेगा। अब समय आ गया इन लुटेरों से सत्ता छीनने का और इस सत्ता पे काबिज होने का। मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ता को छीनने में बड़ी भागीदारी निभाओगे और अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार 5 तारीख तक मतदाताओं से संपर्क करोगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत